हेलो साथियों, कैसे हैं? शिवानायक में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत। और फर्स्ट गेट फिजिक्स की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर उसकी बेसिक जो चीज़ें थी, प्रॉपर्टी थी न्यूक्लियस की, वो सारी हमने लगभग देख ली थी। ठीक है, और एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो जिस तरह के पूछे जाते हैं वो भी हमने कर लिए थे। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, आज हम किस पे पढ़ेंगे? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। कि जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, उसी तरह से जो अपने टोटल मिला के अगर हम देखें तीसरा फोर्स, जो मूल बल जो होते हैं वो कुल मिला के 4 तरह के बल होते हैं ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत और चुंबकीय बल जो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है दुर्बल बल जिसे हम बोलते हैं वीक फोर्सेज, जो वान डेर वाल फोर्सेज वगैरह, इस तरह के जो फोर्सेज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो है हाइड्रोजन फोर्सेज वगैरह, वो सारे होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है। जब आप मास्टर डिग्री में पढ़ते हो न्यूक्लियर फिजिक्स, आप अलग से एक पूरा अपना सब्जेक्ट चलता है जिसके अंदर हम न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज वगैरह जो है उनको पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिकली जो उसके लिए फिर सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके अंदर सेंट्रल और नॉन सेंट्रल दोनों फोर्स जो होते हैं उनको इंक्लूड करके बनाते हैं। इस तरह से यू का हुआ पोटेंशियल जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से सारी जो चीज़ें हैं वो हम उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है वो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से पढ़ना है कि उसका लेवल क्या सेटअप रहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या होता है? एक आकर्षण बल होता है। इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आकर्षण, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्यों? आप सोचिए कि अगर मान लीजिए हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर की, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे उसमें? अगर हम मान लीजिए बात करते हैं कि वो क्या होता है, आपस में बंधे होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसका मतलब कभी ऐसा देखा कि न्यूक्लियस में से जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो है वो दूर हो जाएं, ठीक है, न्यूट्रॉन वो दूर हो जाएं, ऐसा नहीं होता। तो आपस में वो बनते हैं, तो क्या मतलब क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दूसरा, क्या चार्ज डिपेंडेंट फोर्स होगा क्या? ये नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, लगभग सेम सा होता है। लगभग क्या होता है? सेम सा फोर्स होता है। तो इसका मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अब इस पे चार्ज कितना है? न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है, इसमें +1 है, इसमें +1 है, इसमें +1 है। तो इसका मतलब अगर चार्ज डिपेंडेंट होता तो यहाँ फोर्स कुछ अलग होना चाहिए, यहाँ कुछ अलग होना चाहिए, यहाँ कुछ अलग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है? चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। कूलाम्ब फोर्स जो है वो क्या है? चार्ज डिपेंडेंट। अगर आप देखते हैं कि अगर प्रोटॉन के बीच अगर कूलाम्ब फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? वो रिपल्सिव होगा, यानी कि एक दूसरे को पास ही नहीं आने देगा। लेकिन जैसे ही आप न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रोटॉन दूर थे, जिनके बीच में कूलाम्ब फोर्स लग रहा था, रिपल्सन हो रहा था, उसको आप जब पास लाते क्या करते हैं? जैसे ही इस रेंज में ले आते हैं वो एक दूसरे क्या कर लेते हैं? पकड़ के और साथ में हो जाते हैं। तो एकदम से क्या हुआ? एकदम से जो है उसमें न्यूक्लियर फोर्स आ गया। तो न्यूक्लियर फोर्स कब आएगा? वो 10⁻⁻15 जब आप जाते हैं तब जाके आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है वो कौन सा? इस रेंज में लगता है। तो रेंज क्या होगी उसकी? परास जो है वो क्या होती है? बहुत कम होती है ना। रेंज क्या होती है न्यूक्लियर फोर्स की? बहुत कम। इससे जैसे बाहर जाओगे फिर से क्या लग जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाएगा, कूलाम्ब फोर्स लगने लग जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। ये थ्योरेटिकली है, सारे लिख लेना। पहला क्या लिखोगे प्रॉपर्टी में? आकर्षण बल होता है। दूसरा, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा, परास लघु परास होती है। ठीक है, रेंज जो होती है वो क्या होती है? बहुत कम रेंज होती है, उसकी स्मॉल रेंज होती है। चौथा, स्पिन पे डिपेंड करता है। किस पे? प्रचक्रण, यानी कि स्पिन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे क्योंकि पार्टी हम कहाँ चले गए? 10⁻⁻15 मीटर में चले गए, जहाँ क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है। जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है वहाँ पे क्या होगा? आपके स्पिन जो है वो स्पिन जो है एक नई क्वांटिटी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो स्पिन डिपेंडेंट होते हैं ये चीज़। फिर आवेश में सममित, यानी कि सिमेट्रिकल होते हैं आवेश में, क्योंकि मैंने अब क्या बताया? n यानी कि न्यूट्रॉन में फोर्स इक्वल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में फोर्स इक्वल, और प्रोटॉन में फोर्स भी क्या लगता है? इक्वल लगता है। ठीक है, फिर क्या होते हैं? सैचुरेटेड फोर्स होते हैं, यानी कि संतृप्त बल होते हैं। और दूसरा, एक्सचेंज फोर्स होते हैं, है ना। अगला क्या है? एक्सचेंज फोर्स, यानी कि विनिमय फोर्स होता है। एक्सचेंज का मतलब है कि यहाँ पार्टिकल जो एक्सचेंज होगा, न्यूक्लियर फोर्स में जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज पार्टिकल होता है, ये लिख लेना, एक्सचेंज पार्टिकल वो क्या होता है? मेसोन। क्या होता है? मेसोन। ठीक है, ये क्या है? एक्सचेंज फोर्स। कैसे? फॉर एग्जांपल, मैं प्रोटॉन हूँ या न्यूट्रॉन हूँ, मान लीजिए सामने कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, मैं क्या करता हूँ? मेरे पास बॉल है, पार्टिकल है, जो बॉल है वो मैं आपको देता हूँ, फेंकता हूँ,
जैसे आपके पास आते हैं आप मुझे वापस फेंकते हैं, फिर मैं आपके पास फेंकता हूँ, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह से मैं अगर बॉल फेंक रहा हूँ, आपको अगर कैच करनी तो आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे आपने बॉल फेंकी मेरे पास और आप जाने लगे उससे पहले मैं वापस आपके पास फेंकी तो आपको वापस कैच कर ली। तो इस तरह से एक दूसरे से क्या जुड़े हुए रहते हैं, पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं एक्सचेंज फोर्स। और एक्सचेंज होने वाला पार्टिकल कौन सा है, मिसोन पार्टिकल, यानी कि वो है उसमें एक्सचेंज होता है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद भी ये क्या होता है, नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। दूसरा अभी मैं आपको बताया था क्या, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक इसका सेंट्रल पार्ट भी होता है, नॉन सेंट्रल होता है, लेकिन कुल मिलाकर टोटल मिलाकर क्या होगा, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, नॉन सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, नॉन सेंट्रल यानी कि अकेंद्रीय बल है। अकेंद्रीय बल का मतलब, केंद्रीय बल हमने पढ़ाए थे, है ना, जब आपको मैंने मैकेनिक्स का यूजी वाला पोर्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे सेंट्रल फोर्स पढ़ाया था, वहाँ प्रॉपर्टी लिखाई थी। सेंट्रल फोर्स में जो भी फोर्स है वो आर की किसी भी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, जब युवा पोटेंशियल बोलते हैं तो एक्सपोनेंशियल में जाती है उसमें आर की पावर, तो ऐसा फोर्स नहीं है। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए अलग अलग मॉडल आए थे। तो सबसे पहला जो मॉडल आता है वो होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज लिख लेना, इस प्रॉपर्टीज पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने आपको बोल के लिखाई है ना। वीडियो को पॉज कर करके एक एक प्रॉपर्टी जो है वो आप सारी उसमें से लिख लेना। ठीक है, थ्योरेटिकली। अब आते हैं हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, सबसे पहले जो मॉडल आया था वो आया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में ये कहा गया था, जैसे पानी की बूंद के अंदर जो पार्टिकल आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, उसमें फोर्स लगता है। ठीक है, उसी तरह से जो, और वो अल्टीमेटली क्या बनता है, अल्टीमेटली जो है आपके बूंद बनती है ना। तो बूंद बनती है, तो जब तक बूंद गोलाकार है, जब तक बूंद गोलाकार तब तक वो स्थायी है। जैसे जैसे बूंद की शेप चेंज होती जाती है, जैसे जैसे बूंद की शेप, जैसे मान लीजिए पहले बूंद ऐसी थी तो स्टेबल है, मान लीजिए बूंद थोड़ी सी ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, अगली बार में क्या होगा, अलग अलग दो बूंद बन गई। ठीक है, तो ये सबसे स्टेबल स्टेट है कि जब तक गोलाकार है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे पार्टिकल दूर दूर जाते हैं इस तरह से डंबल की शेप बनती है, लास्ट में जो है बूंद क्या होगी, दो में विभक्त होगी। इसे क्या बोलते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। कि आपने जो है उसको एक लिक्विड की फॉर्म में, यानी कि इसकी जो लिक्विड की बूंद होती है उसकी फॉर्म में आपने उसको मानना है। ठीक है, इसे बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब ये किस पे डिपेंड करती है, अब इसमें ये कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, एक असंपीड्य द्रव है। क्या है असंपीड्य, मतलब जिसको आप उसको क्या कह सकते हैं, उसको दबा के उसकी आयतन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। नॉन कंप्रेसेबल जो है वो आपका द्रव होगा। और न्यूक्लियर का घनत्व कितना होता है, अगर आप इसकी डेंसिटी की बात करें तो न्यूक्लियर की डेंसिटी जो होती है आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम लेके। वॉल्यूम में जो आपकी रेडियस है वो 10⁻⁻15 रहेगी, वो आप उसका क्यूब करेंगे, ऊपर मास किसमें होगा, जो किलोग्राम में, तो उसको देखेंगे तो आपको ये 10⁻17 किलो पर मीटर क्यूब में आएगा आंसर, या सेंटीमीटर में, मीटर क्यूब में है ना, मीटर क्यूब में इस रेंज में चलता है। तो आप सोचिए, यानी कि अगर आप इतना सा, मीटर में कितना होगा, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, अगर मान लीजिए कोई आप न्यूक्लियस लेते हैं तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 10⁻17 किलोग्राम, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस जो है वो होता है ना। इस तरह इन सब चीज़ों को लेके जब लिक्विड ड्रॉप मॉडल बनाया गया, उसका एक फॉर्मूला बनाया गया जिसे हम सामी आनुपातिक फॉर्मूला कहते हैं। सामी आनुपातिक फॉर्मूला वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, वो क्या होगा, तो सामी आनुपातिक सूत्र। ठीक है, साम्य आनुपातिक द्रव्यमान सूत्र, साम्यानुपातिक द्रव्यमान सूत्र। ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई है, इन सब कुछ चीज़ों को यूज में लेते हुए, कंसेप्ट को यूज में लेते हुए जब ये बनाया गया, ये बनेगा सेमी इंपेरिकल मास, सेमी इंपेरिकल मास, और इसके अंदर आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये फॉर्मूला क्या होगा वो मैं उसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या है, एनर्जी की टोटल जो एनर्जी है न्यूक्लियस की, उसको हम जो कौन सी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी वो उस न्यूक्लियस को बनते टाइम किस किस चीज़ में काम आएगी। ठीक है, तो उसके सरफेस टेंशन, उसका वॉल्यूम की वजह से एनर्जी, ठीक है, और कूलाम एनर्जी, फिर उसके बाद में पेयर की वजह से एनर्जी, ऐसे करके 5 तरह की जो है एनर्जी, उनका मिक्सचर किसको माना गया है, इसको जो अपने पास जो बाइंडिंग एनर्जी उसको मान के और इसका फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है कि जो एनर्जी होगी बाइंडिंग एनर्जी, जिसे ई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ई बी फॉर बाइंडिंग एनर्जी,
पहला जो उसमें रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम की वजह से, ठीक है। दूसरा रहेगा वो रहेगा सरफेस की वजह से, सरफेस टेंशन की। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा कूलाम की वजह से, ठीक है। फिर ये अपने पास और चौथा आ जाएगा पेयर की वजह से, पी है ना, हाँ पी है ना कि पेयर की वजह से, ठीक है। किस तरह से? पहला आयतन ऊर्जा, दूसरा सरफेस यानी कि हिंदी में कह देंगे पृष्ठ ऊर्जा, तीसरा कूलाम ऊर्जा, चौथा एसिमेट्री से रिलेटेड है ना, क्योंकि सिमेट्री अगर नहीं होगी तो और तो इसको बोलेंगे असममित ऊर्जा। और पांचवा जो बनेगा वो जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये आपस में पेयर बनाते हैं तो पेयरिंग की वजह से जो ऊर्जा रहेगी उसे बोलेंगे युग्मन ऊर्जा, ठीक है। सब लिख लेना आप लोग, वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलाम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी एंड पेयर एनर्जी। हिंदी में लिखेंगे तो आयतन ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा, कूलाम ऊर्जा, असममित ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा, ठीक है। ये सारी की सारी ऊर्जाओं का योग होगा। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें किस किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जो ए वी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? आयतन यानी कि वॉल्यूम के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? आयतन यानी कि वॉल्यूम के। और वॉल्यूम खुद किस पे डिपेंड करता है? त्रिज्या पे। और उसकी त्रिज्या क्या होती है? ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल। तो आर क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगी आपको? ये वाली चीज़ मिल जाएगी। तो ये जो ए है, ए क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर पे इस तरह से डिपेंड करती है, ठीक है। अगला, इसको जब आप सोल्व करते हैं तो फाइनली मिलता है ए बी इक्वल टू ये कांस्टेंट है। ए बी क्या है? कांस्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है ए बी की 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली जो अगला है अपने पास ए एस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये होता है ये 2/3 के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? a⁴ 2/3 के। और ये किस में होती है? माइनस में। ये किस में होती है? ये एनर्जी होती है हमेशा माइनस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी? ए एस इज इक्वल टू माइनस ए एस और a⁴ 2/3, ठीक है। ए एस की वैल्यू कितनी होगी? तो ए एस की जो है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगली एनर्जी है आपके पास कूलाम वाली, ठीक है। कूलाम वाली में क्या है? चार्ज पे डिपेंडेंट, वही फॉर्मूला है। तो चार्ज पे इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, सब उस पर, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो ये जो होगी, ये होगी आपके पास -z(z-1), ठीक है। z और z-1 और पावर में आ जाएगा नीचे a⁴ 1/3। आगे इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू a, तो माइनस तो ऑलरेडी है, तो -a और c z-1 और a⁴ 1/3। कई बार इसको ऊपर ले जाके -1/3 कर दे, लेकिन ऐसे थोड़ा अच्छा दिखता है इसलिए इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ac। अब ये आए कैसे हैं वो सारी चीज़ें मुझे पता है, लेकिन अभी उतने पे हम जा नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि देखो आयतन क्या होगा? आयतन होगा r³ में। तो r क्या होती है? रेडियस, वो होती है 1/3। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/3, तो 1 के प्रोपोर्शनल हो गया। ये हो गया एरिया। पृष्ठ तनाव किसमें? एरिया। एरिया क्या होता है? r² के प्रोपोर्शनल। तो r² का मतलब क्या हो गया? a⁴ 1/3 का स्क्वायर। तो किसमें आ गया? a⁴ 2/3। इस तरह से लिख दिया तो 2/3 आ रहा है, ठीक है। अगला क्या है? कूलाम। कूलाम फोर्स में क्या होता है? प्रोपोर्शनल में Q1 Q2/r², ठीक है। प्रोपोर्शनल से तो Q1 Q2 यानी कि किस पे? प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन पे बाकी सब प्रोटॉन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? Q1z और बाकी कितना? z-1। इतने बच्चे r³। r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? सॉरी, r का स्क्वायर नहीं, एनर्जी है ना। तो एनर्जी में क्या होगा? वो तो फोर्स में होता है r²। एनर्जी में क्या होगा? ओनली r। तो ओनली r में क्या आ जाएगा? a⁴ 3। इस तरह से हमने निकाले। बाकी दोनों आपको याद करना, तो इस तरह से भी लिख सकते हो आप, है ना। ये मैंने समझा दिया है, वैसे इस तरह से भी आप देख सकते हो। इस तरह से आपकी ये सारी की पावर की फॉर्म जो है वो बन जाएगी, ठीक है। आपको नॉर्मली यहाँ तक ही पूछा जाता है, आगे वाला वैसे पूछते नहीं है इनमें से कोई चीज़। और ये जो है वैल्यू ये होती है 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे आती है आपके पास एनर्जी कौन सी? EC के बाद EA, एसिमेट्रिक वाली, ठीक है। एसिमेट्रिक वाली जो है वो प्रोपोर्शनल होती है आपके -a और 2z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a के प्रोपोर्शनल, ठीक है, डिवाइडेड बाय a के प्रोपोर्शनल। एनर्जी आगे लिखोगे तो ये हो जाती है इक्वल में, यहाँ लग जाएगा AA और एसिमेट्रिक, और विद माइनस साइन a 2z² अपॉन a, है ना। ये z है यहाँ,
ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ से जो आपको ए मिलेगा वो ए होगा 19.8 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला है लास्ट में पेयर की वजह से, तो ई पी, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये आएगा आपके पास 1/a⁴, 1/a⁴, ये प्लस माइनस दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। और यहाँ से बनेगा ई पी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पेयर, ठीक है, अपॉन a⁴। तो यहाँ से ए पेयर की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू अलग अलग होगी, डिपेंड करेगी, वो जीरो भी हो सकती है। ठीक है, वो क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। कब हो सकती है, जब ए क्या हो, ओड हो। ठीक है, ए पी की वैल्यू जो है वो माइनस के अंदर 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। कब हो सकती है ये वाली, जब आपके पास ए जो है वो इवन हो। ठीक है, ए क्या हो, इवन हो, ए जो है वो इवन यानी कि सम हो। अब इवन में भी क्या हो, ये कब होगी, ये तब होगी जब प्रोटॉन यानी कि जो आपके पास एन जो है यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो इवन हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, इवन हो। ये प्लस में कब होगी, सेम चीज़ है ना, प्लस में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगी, जब ए क्या हो, इवन, और आपके पास जेड जो है यानी कि दोनों क्या होंगे, इवन इवन, जेड और ए दोनों क्या हो, ओड हो। ठीक है भाई, ये इवन होने के लिए क्या है, ए इवन होना चाहिए ना। ए इवन कब होगा, ए इवन तब होगा जब जेड और, ऐसा एन लिख दूंगा इसको थोड़ी, ए इवन हो, जेड और एन ये दोनों क्या हो, ओड हो। भाई ए का मतलब क्या है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जब ओड है तो जीरो है। अगर इवन है तो इवन में क्या है, यहाँ पे दोनों ही क्या हो सकते हैं, वो जेड और यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या हो, इवन, दोनों इवन नंबर को जोड़ोगे तो फिर से इवन नंबर मिल जाएगा। ये इवन कब हो सकता है, जब दोनों ही ओड हो, तो ओड को जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा। तो अगर ये ओड है तो पॉजिटिव रहेगा, इवन है तो एन नंबर वो है नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के ये केस है। आपको इन केस में से ये 3 केस पे स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन पे जो है आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, कैसा, ये डायरेक्ट वाला भी दिया जा सकता है, किस पे डिपेंड करेगी, और न्यूमेरिकल छोटा सा बना सकते हैं कि क्या चीज़ होगी। पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपको एक साथ इतना बड़ा नहीं दिया जाएगा एग्जाम में ना। तो इन तीनों पे ध्यान रखें कि किस पे डिपेंड करता है ए में, बस वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। ये था हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल और उसका साम्य अनुपातिक द्रव्यमान सूत्र यानी कि सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। अगला भी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा छोटा सा है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियाई का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे है ना, नाभिकों का वर्गीकरण। तो नाभिकों का वर्गीकरण में सबसे पहले जो आता है उसे बोलते हैं हम समस्थानिक। ठीक है, आइसोटोप, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। आइसोटोप क्या होगा, तो आइसोटोप में हमेशा ध्यान रखना है कि जेड जो है, जेड का मतलब क्या, परमाणु संख्या, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैं एक बार लिख देता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो जेड क्या होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए सेम। कोई भी दो न्यूक्लियाई है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो जेड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ए क्या रहेगा, ए जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ए डिफरेंट है लेकिन जेड अगर समान है तो उसका क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे, एग्जाम्पल के लिए 1H1 ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन। और 1H2 क्या है, ये है ड्यूटेरियम। ठीक है, ये क्या है, ड्यूटेरियम। तो ये दोनों क्या होंगे, समस्थानिक। क्यों, क्योंकि इसमें जेड दोनों में कितना, इसमें भी जेड 1 है, इसमें भी जेड कितना 1 है, लेकिन इसमें जो एन आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो एन आएगा, या फिर जो ए कह सकता हूँ, ए क्या है, इसमें 1 है, इसमें कितना है, 2 है। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें 1, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें भी, सॉरी इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, 0, इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, 1।
ठीक है, ये n का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर अलग अलग है, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या अगर अलग अलग है और प्रोटॉन अगर सेम है तो उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला देखें तो 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238, ठीक है, दो है। तो इसमें क्या हुआ, जेड तो दोनों में कितना है, इसमें भी 92, इसमें भी 92, लेकिन अगर ए की बात करें तो ए कितना है 235, इसमें कितना है 238। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 235 में से आप अगर मान लीजिए 235 में से 92 में अगर आप निकाल लेते हैं तो बाकी जो बचेंगे वो आप देख लेना कितना होगा, आप लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, पहले 100 निकाल लो, 100 निकालोगे तो 135, 135 में 8 जोड़ दो तो 135 और 8 हो गए 43, तो 243। ठीक है, फिर इसके अंदर देखेंगे तो 100 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 138, 138 में 8 जोड़ दो तो ये हो गए 248। एक सेकंड, 48 नहीं 38 में 8 जोड़ के 46। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। कुल मिला के ये हो गया हमारे पास समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। ये क्वेश्चन देते हैं, है ना, इसमें आइसोटोप का जरूर आपको नहीं पूछते हैं, लेकिन आइसोबारिक, आइसोटोन और मिरर न्यूक्लियाई पूछने का बहुत जो है वो भी चलन है। अभी मिरर न्यूक्लियाई जो है ना उसको पूछने का। तो अगला है हमारे पास समभारिक। समभारिक का मतलब है आइसोबारिक। ठीक है, समभारिक का मतलब है आइसोबारिक। तो आइसोबारिक होने का मतलब क्या है, भार समान होना चाहिए। तो भार कौन दे रहा है, ए, तो उसका मतलब ए जो है वो सेम रहेगा और जेड जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट हो सकता है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में होगा 1H3 और 2H3। ठीक है, 1H3 और 2H3। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में A तो है, इसमें भी 3 और A इसमें भी कितना है 3, लेकिन Z कितना है, इसमें 1 है, इसमें Z कितना है 2 है। ठीक है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, समभारिक होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ये हो सकता है 3Li7 और उसके साथ 4Be7, ये एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें क्या है, A दोनों में, इसमें भी 7, A इसमें भी 7, लेकिन Z इसमें कितना है 3 और इसमें Z कितना है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसे क्या बोलेंगे, समभारिक, यानी कि A जो है वो समान रहेगा। ठीक है, उसे समभारिक बोल देंगे। ठीक है, अगला हो गया समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, तो नाम से पता चल रहा है न्यूट्रॉन के नंबर समान होंगे, A और Z दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा क्या है, समन्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, समन्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स। तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो समान होनी चाहिए। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, यानी कि n जो है वो सेम रहे। ठीक है, n क्या रहे, सेम रहे। A और Z डिफरेंट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, A और Z डिफरेंट हो सकते हैं। A एंड Z ये क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से एग्जाम होंगे, 1H3 के साथ अगर आप 2H4 लगा देते हैं। ठीक है, पहले Z पे चलते हैं, तो Z कितना है 3, इसमें Z कितना है 2 और इसमें Z कितना 1, यानी Z कौन सा, ये वाला। ठीक है, A कौन सा है इसमें 3, इसमें कितना है 4। अब न्यूट्रॉन के नंबर कितने होंगे, तो A में से Z को निकाल दो, वो न्यूट्रॉन नंबर होंगे। A माइनस Z करते हो क्या आएगा, न्यूट्रॉन नंबर। इसमें कितना आ रहा है न्यूट्रॉन का नंबर 2, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ रहा है 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या दोनों में बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्या हो सकता है, एक और ले लीजिए एग्जाम्पल 6C13 और 7N14। ठीक है, Z कितना है 6, इसमें Z कितना है 7, A कितना है 13, इसमें A कितना है 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 13 माइनस 6 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 माइनस 7 7। तो इसका मतलब क्या है, समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, आइसोटोन। अगला मिलेगा समावयवी।
समावयवी, यानी कि इसको बोलेंगे आइसोमर। आइसोमर ये केमिस्ट्री में बोर्ड पढ़ते हैं, आइसोमर जो है उसमें पढ़ते हैं। एग्जैक्टली केमिस्ट्री में बहुत सारा है इस पे आइसोमर्स पे, ठीक है। यानी कि जिन पे क्या ZNA सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि जिसमें ZNA सारे क्या हैं, सेम है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ होता है रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है। बट रेडियो एक्टिविटी डिफरेंट, रेडियो एक्टिविटी वो डिफरेंट रहेगी, है ना। वो भी देखेंगे जब रेडियो एक्टिविटी, अभी नेक्स्ट जब हमारे ये न्यूक्लियस की जो चीज़ें पूरी हो जाएंगी सारी, तो फिर वो उसमें चलेंगे हम रेडियो एक्टिविटी में। तो रेडियो एक्टिविटी क्या रहेगी, इनकी अलग अलग रहेगी। फॉर एग्जाम्पल में हो जाएगा CO60 है, ठीक है, और एक CO60 जो है उसमें स्टार है, तो स्टार वाला क्या रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव, लेकिन बाकी सब क्या है, सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा अगर लिखें तो BR80, ठीक है, और एक है BR80 विद स्टार, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिविटी का डिफरेंस, एक रेडियो एक्टिव है, एक रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं आइसोमर, ठीक है। तो इसका कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आना, ये केमिस्ट्री का प्योरली है टॉपिक, वहाँ पढ़ते हैं इसको, ठीक है। आइसोमर को यहाँ से हटा देते हैं। अब जो है जहाँ से मैंने न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन बहुत देखे हैं, उसे बोलते हैं पांचवा प्रतीप न्यूक्लियाई, प्रतीप नाभिक, यानी कि मिरर न्यूक्लियाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है। मिरर न्यूक्लियाई जो है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार अभी मैंने देखा था, मैंने कॉलेज एजुकेशन वाला एग्जाम में देखा था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। मिरर न्यूक्लियाई का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन जो है वो, यानी जो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर संख्या देखें तो एक नाभिक में जितने प्रोटॉन है दूसरे में उतने न्यूट्रॉन है, और दूसरे वाले के जितने न्यूट्रॉन है पहले वाले की प्रोटॉन है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहले का न्यूट्रॉन संख्या दूसरे की प्रोटॉन संख्या के बराबर है, और दूसरे की प्रोटॉन संख्या जो है, या कह सकते हैं दूसरों की न्यूट्रॉन संख्या वो पहले की इसके बराबर है, यानी कि एक में प्रोटॉन की संख्या जितनी संख्या है दूसरे में उतनी न्यूट्रॉन की संख्या हो, और पहले में जितनी न्यूट्रॉन की संख्या उतनी क्या हो दूसरे में वो हो, ठीक है। या उल्टा कह सकते हैं कि एक में Z1 जो है वो दूसरे के A2 के बराबर है, और पहले का जो आपका A1 है वो दूसरे के Z2 के बराबर है। ये दोनों ही केस है। अगर इस तरह का केस है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतीप न्यूक्लियाई, यानी कि मिरर न्यूक्लियाई। पूछा क्या था कौन से मिरर न्यूक्लियाई है, दो न्यूक्लियाई के जोड़े बना देते, A में, B में, C में और D में, और पूछा गया था कौन से मिरर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, 6C13 और 7C13, 6C13 और 7C13, अच्छा वो नहीं है, सॉरी गलत दिख गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पे रहेगा, वो उसको हटा देना, वो नहीं है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा कि यहाँ से अगर मैं इसमें प्रोटॉन देखूँ Z1 कितने आएंगे 6, इसमें अगर देखो तो कितना आएंगे 7, है ना, Z2। अब इसमें अगर न्यूट्रॉन देखूँ तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 13 - 6 यानी कि 7, और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे 13 - 7 यानी कि 6। तो क्या हुआ कि यहाँ से ये तो इसके बराबर हुआ और ये इसके बराबर हुआ। जब इस तरह के केस बनते हैं इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, यानी कि प्रतीप नाभिक, ठीक है। इसे मैं P से भी लिख सकता हूँ, प्रोटॉन नंबर, Z क्या है प्रोटॉन ही है, तो इनका मतलब एक के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन और दूसरे के न्यूट्रॉन पहले के प्रोटॉन के बराबर हो, तो इसका मतलब क्या है, इसे बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई, यानी कि प्रतीप नाभिक, ठीक है। चलिए अब जो है ये तो हो गई इनकी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है, किसी भी चीज़ पे पूछा जा सकता है। मेनली मिरर न्यूक्लियाई पे क्वेश्चन अभी मैंने देखे रिसेंटली, तो उस पर पूछे जा सकते हैं। आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबार, ये जो है सब चीज़ें मैंने पढ़ा दी है, उन पर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कौन सा होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे, कि इनमें से कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, या तो ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कंडीशन हमारे बनती है ये आती है नाभिकीय संलयन और विखंडन अभिक्रिया, यानी कि न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है ना। न्यूक्लियर कोर्स के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देख ली है। अब है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ठीक है।
तो इसको बोलेंगे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। अब ये जो नाभिकीय विखंडन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मैंने आपको बताया था कि सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, बाइंडिंग एनर्जी पे। बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ कैसा था, कुछ इस तरह का ग्राफ बनाया था मैंने, आपको पता हो तो। ये था, ये मैक्सिमम वाला केस, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इस ए के बीच में हमने ग्राफ बनाया था, तो इस तरह का कल हमने पिछली वाली क्लास में ग्राफ देखा था, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है सेंटर के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ आया था, ये करीब करीब 56 के आसपास, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो इसका मतलब क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर मैक्सिमम है तो इस टाइप पर रहेगा V/A, ठीक है। वो अगर मैक्सिमम है तो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा अधिक उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, अभी इनकी बात कर रहा हूँ, इनसे आगे वाले, यहाँ जो है यूरेनियम, बेरिलियम, बोरोन वगैरह जितने भी, सॉरी बोरोन क्या, यूरेनियम, थोरियम वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। अब उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो क्या कम है, किससे, इससे। तो वो अगर यहाँ आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आपस में ब्रेक होंगे, ठीक है। क्या होगा, एक नाभिक जो है वो दो छोटे छोटे नाभिक में ब्रेक होगा और कहाँ पहुँचेगा, यहाँ आना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ आना चाहेगा तो इसका मतलब इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को बोलेंगे नाभिकीय विखंडन, यानी कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। किसमें होगी, जो भारी नाभिक है उनमें, किसमें होगी, भारी नाभिकों में। और क्यों होगी, तो इस ग्राफ से सब कुछ इस पर डिपेंड करता है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है उसको। तो इसका मतलब क्या है कि भारी नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, अतः वे अस्थायी होते हैं, है ना, लिख लेना, अतः वे अस्थायी होते हैं। तो यह नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में नहीं, ये भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटकर बाइंडिंग ऊर्जा, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है। अब ये पूछेगा तो आपसे कोई नहीं एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग में क्या होना चाहिए वो, ठीक है। आगे समझ में, चलिए। तो भारी नाभिकों में होगा, तो भारी नाभिक जो है वो क्या करेगा, भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, ठीक है, और कुछ ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक है। हेवी न्यूक्लियाई ब्रेक इनटू, क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल न्यूक्लियाई, है ना, हेवी न्यूक्लियाई ब्रेक इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियाई एंड डिसिपेट सम एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी जो है उसको मुक्त करता है, या रिलीज सम एनर्जी। डिसिपेट तो फिर भी उसको, डिसिपेट का मतलब तो ये होगा कि खत्म होना, ठीक है। तो डिसिपेट करके रिलीज सम एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन, यानी कि न्यूक्लियर फिशन। और जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह जो होती है उसके अंदर। तो नॉर्मली जो है इसकी रिएक्शन जो है वो रिएक्शन मैं आपको लिख देता हूँ। रिएक्शन क्या बनती है, इसमें बनती है 92U235। ये यूरेनियम टूटता है जब आप इस पर एक न्यूट्रॉन की क्या करते हैं, बौछार करते हैं। तो जैसे ही आप बौछार करेंगे तो अगली स्टेट क्या बनेगी, 234 सॉरी 5 एंड 6, जिससे यूरेनियम जोड़ेंगे ये बनेंगे। तो ये जो है ये क्या रहेगा, अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा। जब ये अनस्टेबल रहेगा तो क्या करेगा, एक तो बेरियम में टूट जाएगा, ठीक है, यह आएगा 56 141, और दूसरा जो टूटेगा वो क्रिप्टॉन में। तो क्रिप्टॉन का होता है 36 और 92 प्लस 3 इसमें निकलते हैं न्यूट्रॉन, और इसके साथ साथ जो है कुछ एनर्जी, इसके साथ साथ क्या है, कुछ एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी क्या है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो अगर इसको डायग्राम के फॉर्म में देखें तो ये क्या है हमारे पास, यूरेनियम 235, इस पर एक न्यूट्रॉन ने क्या की, बौछार की। न्यूट्रॉन क्या होगा, ये जैसे ही बौछार करेगा तो ये 2 में टूट जाएगा। एक क्या बना, बेरिलियम 141, एक क्या बना, क्रिप्टॉन 92,
ठीक है। उसके साथ में यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकले, कितने निकले? 3 न्यूट्रॉन निकले, और कुछ जो है आपके पास एनर्जी यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल गई, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके पास क्या रही? एक न्यूक्लियर फिशन यानी कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको। तो जो अपनी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया अभी देख ली थी, तो नाभिकीय विखंडन भी क्या 2 तरह की हो सकती है, ठीक है। अगर आप उसको नियंत्रित कर लेते हैं, नाभिकीय विखंडन क्या कर लेते हैं? नियंत्रित कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? रिएक्टर बन जाएगा। और अगर वो अनियंत्रित हो जाते हैं तो क्या बन जाएगा? वो बॉम्ब बन जाएगा। नियंत्रित का मतलब क्या है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन था, है ना, एक मान लीजिए इस तरह से बनाता हूँ, 2 तरह की रिएक्शन जो है उसमें पहला हो गया नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होगा कि नाभिकीय रिएक्टर में ये है कि जो ये न्यूट्रॉन आया था जिसने यूरेनियम 235 पे बम्बार्डिंग करी, तो उससे क्या मिल गया? क्रिप्टॉन और बेरियम, ठीक है। और यहाँ से जो 3 न्यूट्रॉन निकले थे, उन 3 में से हमने क्या किया? 2 को रोक दिया। 3 में से क्या कर दिया? 2 को हमने रोक दिया। या फिर मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि ये 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन, N1 N1 और N1, बाकी सब तो 0 ही। इनमें से सिर्फ अगला ही एक N1 जो है फिर से यूरेनियम 235 पे क्या कर सके? बम्बार्डिंग। तो आगे फिर से ये इस तरह से KR BR और फिर से 3 न्यूट्रॉन, और अगला न्यूट्रॉन फिर से बम्बार्डिंग करें। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से मुझे एनर्जी मिलेगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से मिलेगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से ये मैं इसको नियंत्रित करते हुए ले जाऊँगा। अगर मान लीजिए तीनों ही न्यूट्रॉन, अगर मान लीजिए सेकंड केस में लेता हूँ जो कौन सा है? न्यूक्लियर बॉम्ब का, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब का अनियंत्रित अभिक्रिया, जिसमें अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल्ड विखंडन अभिक्रिया। नॉन कंट्रोल्ड हो तो क्या होगा कि ये जो एक सिंगल न्यूट्रॉन था इसने यूरेनियम पे बम्बार्डिंग करी, ठीक है। इससे KR और BR ये बन गए, और 3 जो न्यूट्रॉन बने, इन तीनों ने फिर से आगे क्या कर दी? बम्बार्डिंग कर दी। तो इसका मतलब ये यूरेनियम में इसने बम्बार्डिंग की, इसमें इसने यूरेनियम में करी, और इसमें इसने करी। यहाँ से फिर से क्या हुआ? KR और BR और फिर 3 न्यूट्रॉन निकल गए। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? यहाँ से भी फिर KR BR और फिर 3 न्यूट्रॉन निकल गए। यहाँ से भी KR BR और 3 न्यूट्रॉन निकल गए। अब फिर ये 3 अगले 3 यूरेनियम पे, ये 3 अगले 3 यूरेनियम में, अगले 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 फिर 3 9 तरी, फिर अगले में 27, फिर 81। ऐसे करते 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 थोड़ी देर में क्या होगा? ये जो न्यूट्रॉन है ये एक अभिक्रिया वो अनियंत्रित हो जाएगी, और जितने भी यूरेनियम का पूरा पूरा वो एकदम से क्या होगा? विस्फोट होगा वहाँ से। अब 200 यहाँ से निकलेगी, यहाँ से कितनी निकलेगी? 2 × 9 यानी कि 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे निकालोगे तो फिर ये 3 से फिर आगे मल्टीप्लाई करोगे, कितना निकलेगी भाई? 9 का निकलेगी ना। अभी यहाँ से कितना हुआ? सॉरी, यहाँ से कितनी निकली? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ फिर 3 यूरेनियम पे हुआ तो कितना हुआ? 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ये कितने पे जाएंगे? 9 पे। तो 9 × 3 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 9 कितने पे जाएंगे? वहाँ से निकलेंगे 1 पे, 9 × 9 × 27 यानी कि 27 × 2 करोगे 5400, है ना। ऐसा करते करते एनर्जी बढ़ते बढ़ते इतनी एनर्जी निकलेगी कि वो क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा, ठीक है। तो ये अनियंत्रित और नियंत्रित वाली, ठीक है, ये ऐसी अभिक्रियाएं होती है। हालांकि इसका कोई आपको पूछेगा नहीं, इसलिए मैं डायग्राम बना के और इसमें ज़्यादा टाइम पास इस पर करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें टॉपिक रहेगा अपने पास, ये बेसिक टॉपिक है ना, और ये आपको पूछा भी जाएगा कि द्रव मूल मॉडल के अंदर, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें, ये फॉर्मूला पूछने के पूरे संभावना रहती है। जो द्रव मूल मॉडल है उसके अंदर स्वतः विखंडन, अभी जैसे क्या हो रहा है? स्वतः विखंडन का मतलब क्या है? आप कोई बम्बार्डिंग नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है बहुत कम है, इसकी वजह से वो टूट के क्या हो रहा है? जैसे इसको अपन रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, स्वतः विखंडन के लिए
के लिए सर्च, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, इसको क्या लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। और इसमें दो चीज़ें, एक तो थ्योरेटिकली आएगी और एक एक्सपेरिमेंटली आएगी। ठीक है, थ्योरेटिकली अगर पूछते हैं, थ्योरेटिकली अगर हम फॉर्मूला सोल्व करके निकालते हैं तो थ्योरेटिकली जो आपके पास इक्वेशन बनती है होती है z² a जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ये आता है थ्योरेटिकली कि अगर किसी भी नाभिक के लिए z² a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 15 के, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने आप ही विखंडित हो जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कि z² a जो है इसकी वैल्यू 44 है, हाँ 44 के इक्वल या उससे ज़्यादा होने पर जो है स्वतः विखंडन होता है। तो ये कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटली अगर देखें तो कितनी होती है, ये वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा आता है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका सॉल्यूशन यानी कि आंसर देना है। ठीक है, कोई समझता है यहाँ तक? ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा के इसको सोल्व कर लें। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, नाभिक के रिएक्टर वगैरह वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसको पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अगला आता है इसके अंदर नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अगली जो रिएक्शन आती है वो कौन सी आती है, नाभिकीय संलयन। फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। अब संलयन का मतलब क्या है, फिर से उस ग्राफ में जाओ, है ना। यहाँ क्या था, इस तरह से इक्वेशन बन रही थी ये। तो ये जो छोटे वाले नाभिक है, ये वाले यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो ये क्या करेंगे, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से कहाँ जाना चाहेंगे, इस वाले में जाना चाहेंगे। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे फ्यूज होते हैं, है ना। और यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस वाले जो है ना, जहाँ पे 2, 8 बिना आपको नंबर लिखाया है ना, 2, 8, 16, 28 ये सारे ना, 2, 8, 20, 28, तो ये सारे जो नंबर है वो उस नंबर पे क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी करने के लिए दोनों फ्यूज होकर वहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्यूजन। अब इसके अंदर समस्या क्या है, फ्यूजन के अंदर जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर कितना चाहिए, 5000 केल्विन से 6000 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर चाहिए अगर फ्यूजन रिएक्शन आपको करवानी है। तो इसलिए क्या होता है कि फ्यूजन रिएक्शन जो है वो नॉर्मली जो है फ्यूजन रिएक्शन वो करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतना जब टेम्परेचर आप लोगे और हाइड्रोजन को 2 पास में लाते हो, तो जिस टेम्परेचर को बनाओगे जिसमें हाइड्रोजन लिए वो खुद पात्र ही पिघल जाएगा ना, जो पात्र है वही क्या होगा, पिघल जाएगा। तो पात्र ही पिघल जाएगा तो हाइड्रोजन कहाँ रहेगी, रह ही नहीं सकती। तो इसलिए क्या है, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आते हैं फ्यूजन रिएक्शन में। लेकिन सूर्य पे अगर हम देखें, सन के ऊपर हम देखें, तो ये टेम्परेचर होता है, सूर्य पे क्या होता है, ये टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह जो है आपस में फ्यूज करती है और फिर आगे वाला जो है वो तत्व बना लेती है जो होगा स्टेबल। तो वहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। वहाँ टेम्परेचर कितना होता है, 5000 से 6000 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये सिर्फ उच्च ताप पे ही होती है। तो अब इसके अंदर इक्वेशन क्या बन सकती है, 1H2 यानी कि ड्यूटेरियम हमने लिया है और उसको एक दूसरे ड्यूटेरियम के साथ में फ्यूज किया। जब आप फ्यूज करते हो तो इसमें एक आपके टाइटेनियम बन जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। ठीक है, और एनर्जी जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, ये निकलेगी आपके पास 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे सर कि यूरेनियम के अंदर तो निकलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें निकलती कितनी, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो कम हुई। ऐसा नहीं है, 1 किलो जब यूरेनियम लेंगे तो आप, मैंने क्या कहा कि अवोगाद्रो संख्या के बराबर नंबर के हिसाब से उसका किलोग्राम डिसाइड होता है। ठीक है, तो यूरेनियम का अगर 1 किलोग्राम लोगे तो हो सकता है कि मान लो उसके अंदर 1 लाख एटम है, तो जब आप ये लोगे तो कितना होंगे उसमें, उसके अंदर 200 कितने पे, वो 292 पे ना, 295 पे, तो 295 गुना जो है हाइड्रोजन एटम रहेंगे। तो आप उस जो एनर्जी निकल रही है 4 इसको 295 से गुणा कर लो, इतनी एनर्जी इसमें निकलेगी। समझ पा रहे हो, उतनी ही क्वांटिटी के अंदर, है ना। बात इसको समझना, ये एक एटम की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में आप लोग रखेंगे। फिर उसके बाद में अगली रिएक्शन की, ये जो टाइटेनियम है, ये इसके साथ अगर ड्यूटेरियम को आप रिएक्शन कराते हो तो फिर से इक्वेशन अगली जो मिलती है वो मिलती है 2He4 यानी कि हीलियम एटम मिल जाएगा, प्लस इसमें एक न्यूट्रॉन निकलेगा
और एनर्जी जो निकलेगी ये निकलेगी 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। थर्ड केस में कि अगर आप ड्यूटेरियम लेते हैं 3, ठीक है, तो 3 ड्यूटेरियम से अगर देखें तो 2He4, ये सारी की सारी वही इक्वेशन है ना, 2He4 प्लस 1 हाइड्रोजन एटम और उसके साथ साथ एक न्यूट्रॉन, और इसमें जो एनर्जी निकलती है वो निकलती है 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन जितनी मैंने लिखी है सब कौन सी है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है बजाय कि नाभिकीय विखंडन से। ठीक है। यानी कि इतना आप 1 किलो अगर आप यूरेनियम लेते हैं, 1 किलो अगर आप मान लीजिए ये लेते हैं, है ना, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ परमाणु ज़्यादा होंगे, है ना, नंबर ऑफ एटम जो है वो क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब उतने से मल्टीप्लाई होता है, यूरेनियम भारी होता है। ठीक है। तो कुल मिला के जो है ये आपके पास जितनी भी वो चीज़ें थी ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ ना, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय जो विखंडन, ये सारी अभिक्रिया है कि इनमें से पूछ सकते हैं। नाभिकीय, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है वो जो आपके करवाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए, तब जाके आप इसको फ्यूज करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्यों होती? कोई भी अभिक्रिया जब होती है तो उसके पीछे एक ही रिएक्शन है कि एक ही जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो मतलब ज़्यादा होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही नाभिक वो स्टेबल होगा। ठीक है। बस यही कंडीशन है जो आपको पता रखेंगे। आगे के जो टॉपिक रहेंगे वो मूल पार्टिकल यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो क्वार्क मॉडल वगैरह ये सब छोटी चीज़ें हैं वो रहेंगी। इसमें हालांकि रिएक्शंस भी दे रखी है, लेकिन रिएक्शन जो है वो नेट के एग्जाम में आती है, आपके एग्जाम में अभी तक तो एक रिएक्शन आई नहीं है। ठीक है। तो उन रिएक्शन को मैं स्किप करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन जब देखेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक है वो रहेगा, तो वो रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक करा दूंगा। उसके साथ साथ एक शेल मॉडल का है। ठीक है। शेल मॉडल का है, वो शेल मॉडल की वो जो कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि जिसमें अल्फा पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल निकलता है, तो उसमें क्या क्या इक्वेशन में चेंजेस आते हैं। और उसके अलावा तो कोई मुझे लगता नहीं ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है अब जितने भी हम पढ़ेंगे कल अगले वीडियो में हमारे पास। ठीक है। तो उसके अंदर जो है ये रेडियो एक्टिविटी वगैरह ये सारी चीज़ें देख लेंगे, और मूल पार्टिकल और तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। एक दो उस पर क्वेश्चन बनते हैं रेडियो एक्टिविटी पे, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है। देख लेते हैं कितना टाइम हो गया है, अगर टाइम हो तो कुछ आगे का पढ़ा देते हैं। वैसे तो अपने पास समय है अभी। ठीक है। चलिए फिर भी, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो टॉपिक अपन अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।